बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। ये रह गया था बिकॉज़ ये अगले पेज पे था, तो इसको बता देती हूँ मैं आपको। बेसिकली होता ये है कि अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है एक एंजाइम है, अगर ये डेफिशिएंट हो जाए, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि इलास्टिक टिश्यूज़ जो होते हैं या इलास्टेज जो होता है उसकी इनहिबिशन हो जाती है, वो प्रॉपर्ली फॉर्म नहीं होते। लंग्स के अंदर ये एम्फाइसेमा कराता है, अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी इन द लंग्स कॉजिंग द एम्फाइसेमा, ठीक है। जबकि लिवर के अंदर क्या होता है, मिसफोल्डेड प्रोटीन्स फॉर्म होती हैं जो कि एग्रीगेट करती हैं हेपेटोसेलुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर, और फिर इस तरह से लिवर का स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो जाता है और लिवर जो है वो सिरोसिस में चला जाता है, ठीक है। तो यू नीड टू रिमेंबर कि अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी इन द लंग्स कॉजेज द एम्फाइसेमा, वाइल इन केस ऑफ द लिवर इट फॉर्म्स द मिसफोल्डेड प्रोटीन्स विच एग्रीगेट्स इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ऑफ द हेपेटोसेलुलर सेल्स एंड कॉजिंग द डैमेज टू द लिवर एंड सिरोसिस ऑफ द लिवर। इसकी डायग्नोस्टिक टेस्ट ये है कि इसमें पीरियोडिक एसिड, इसके ग्लोब्यूल्स जो है ना, PAS ग्लोब्यूल्स जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। इसके अलावा जो है ये यंग पेशेंट में देखा जा सकता है, ठीक है। और और इसमें क्या होता है कि इसमें लिवर डैमेज यानी जॉइंडिस अलॉन्ग विद डिस्निया, क्योंकि अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी ये लंग्स को भी इफेक्ट किया होगा, तो ये हमारे पास जॉइंडिस अलॉन्ग विद डिस्निया के साथ प्रेजेंट होता है। अब हम डिस्कस करते हैं जॉइंडिस को। जॉइंडिस बेसिकली क्या होता है, एबनॉर्मल येलो डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन एंड द स्क्लेरास ऑफ द आई इज कॉल्ड जॉइंडिस। और होता क्यों है जॉइंडिस, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज बिलिरुबिन अमाउंट इन द बॉडी, हाइपर बिलिरुबिनीमिया की वजह से जॉइंडिस होता है। हाइपर बिलिरुबिनीमिया के दो कॉजेज़ होते हैं, एक होता है हमारे पास कंजुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया और दूसरा होता है अनकंजुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया। तो अगर आपको बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म याद हो, जो कि मैंने आपको कुछ दिन पहले बाइल के मेटाबॉलिज्म में पढ़ाया था, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपका जो बाइल जूस होता है उसके अंदर बाइल सॉल्ट्स होते हैं, सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट, वाटर होता है, हाई अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है और बिलिरुबिन होता है, ठीक है। तो अब ये जो बिलिरुबिन है ना, ये एक्सक्रीट आउट होता है बाइल के अंदर, ठीक है। अब इस बिलिरुबिन को जो आपके गॉल ब्लैडर में आया है बिलिरुबिन, दैट इज़ योर कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। लेकिन जो प्री हेपेटिक था यानी कि पोर्टल वेन्स के साथ गया था लिवर के अंदर, वो अनकंजुगेटेड था। तो पहले मैंने आपको ये बताया था कि आपका जो आरबीसीज होते हैं जब उनकी ब्रेक डाउन होती है, क्योंकि आरबीसीज का लाइफ स्पैन 120 डेज़ का होता है, तो 120 डेज़ के बाद वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो जब वो ब्रेक डाउन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, ठीक है। हीम को रिलीज़ करते हैं और हीम की ब्रेकडाउन से बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन बनता है। और ये बिलिरुबिन जब तक ब्लड स्ट्रीम के अंदर होता है, अनबाउंड फॉर्म में होता है, तो इसे हम कहते हैं अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, ठीक है। तो बिलिरुबिन विच बिफोर इंटर इनटू द लिवर, यानी कि अब तक वो लिवर के पास नहीं पहुंचा, विद इन द ब्लड वेसल, हेमोलिसिस के बाद जो बिलिरुबिन होता है दैट इज़ द अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, ठीक है। अब अगर ये अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जो है वो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करके लिवर में गया और यूडीपी ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज की मदद से इसकी कंजुगेशन हो गई, तो फिर ये हमारे पास बन जाता है कंजुगेटेड बिलिरुबिन, ठीक है। और फिर ये कंजुगेटेड बिलिरुबिन कहाँ जाता है, गॉल ब्लैडर में जाता है, और गॉल ब्लैडर से फिर ये एक्सक्रीट आउट होता है थ्रू द GIT ट्रैक। तो अब आपने पूरा बिलिरुबिन के मेटाबॉलिज्म को रिवाइज किया, आपको इनडायरेक्ट या अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन समझ में आया। जो हेमोलिसिस के फ़ौरन बाद बना था वो आपका इनडायरेक्ट या अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन था, और जो लिवर से एक्सक्रीट आउट हुआ वो आपका कंजुगेटेड या डायरेक्ट बिलिरुबिन था। तो अब जो लिवर से एक्सक्रीट आउट हुआ वो लिवर से निकल के कहाँ गया, बिलियरी सिस्टम में गया। तो कंजुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया जो है वो आपका किस कंडीशन में होगा, बिलियरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन में, यानी कि आपका बिलियरी ट्रैक के अंदर कोई स्टोन है, कोई गॉल स्टोन है, कोई कोलेंजियोकार्सिनोमा है, कोई पैंक्रियाटिक कैंसर है या कोई लिवर कैंसर की वजह से अगर बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट होती है तो हमारे पास बिलिरुबिन की प्रॉपर एक्सक्रीशन नहीं होती, यानी कि कंजुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया हो जाता है, ठीक है। अब कंजुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया की दो टाइप्स होती हैं, रॉटर सिंड्रोम एंड डोबिन जॉनसन सिंड्रोम, ठीक है। दो तरह की चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे, एक डोबिन जॉनसन सिंड्रोम और दूसरा रॉटर सिंड्रोम पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनिया, मैंने आपको ये बताया कि जब हेमोलिसिस होती है, हेमोलिसिस मतलब आरबीसीज ब्रेक डाउन हुए और आरबीसीज ब्रेक डाउन होने से बिलिरुबिन बढ़ा,
तो ये बिलिरुबिन कहलाता है आपका, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ बिलिरुबिन इंक्रीज़ हुई, तो ये हमारे पास कहलाता है अनकंजुगेटेड, बिकॉज ये लिवर के पास गया ही नहीं था, दिस इज स्टिल इन द ब्लड स्ट्रीम। तो ये हमारे पास अनकंजुगेटेड या इनडायरेक्ट हाइपर बिलिरुबिनीमिया है। और ये किस कंडीशन में देखा जाता है? एक तो न्यूबॉर्न्स में आपको पता है ना फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस होता है, तो न्यूबॉर्न्स में होता है आपके पास। और इसके अलावा ये 2 पैथोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं, जैसे कि सिगलर नजार सिंड्रोम और गिलबर्ट सिंड्रोम। तो सबसे पहले आपके एग्ज़ाम में आपसे ये पूछा जाता है कि कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन आपका बिलियरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन में, गॉल स्टोन में, कोलेंजियोकार्सिनोमा में, पैंक्रियाटिक और लिवर कैंसर्स में मिलेगा, प्लस ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम एंड रूटर सिंड्रोम एंड लिवर फ्लूइक। ये सारी कंडीशन है जिसमें आपका कंजुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया होता है। और अनकंजुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया किस में होता है? हेमोलिटिक डिसऑर्डर्स में होता है, फिजियोलॉजिकल न्यूबॉर्न्स की में होता है, और आपके सिगलर नजार और गिलबर्ट सिंड्रोम में होता है। तो एग्जाम में आपसे कंजुगेटेड एंड अनकंजुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया के कॉजेज पूछे जाते हैं। फिर आपसे पूछा जाता है मिक्स किस में होता है। तो मिक्स आपका जो है वो आपका हेपेटाइटिस और लिवर सिरोसिस में मिक्स हाइपर बिलिरुबिन, यानी बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बिलिरुबिन हाई होते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम क्वेश्चन क्या थे आपके कि व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कंजुगेटेड एंड अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया। अच्छा जी, अब हम पढ़ते हैं न्यूनेटल हाइपरबिलिरुबिनीमिया और इसकी टाइप्स। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बच्चों में जॉइंडिस होता क्यों है। न्यूनेट्स में जॉइंडिस इसलिए होता है क्योंकि न्यूनेट्स के पास जो ब्लड होता है ना, अपने मटरनल आरबीसीज होते हैं, और ये मटरनल आरबीसीज जो होते हैं इनकी ब्रेकडाउन होती है और फीटल आरबीसीज की प्रोडक्शन बढ़ती जाती है। तो आरबीसीज की प्रोडक्शन बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आरबीसीज का ब्रेकडाउन यानी कि फीटल आरबीसीज का टर्नओवर हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो हाइपर कोगुलेबल स्टेट या विस्कोसिटी को अवॉइड करने के लिए आरबीसीज की ब्रेकडाउन बढ़ जाती है इन द न्यूनेट्स, इसीलिए न्यूनेटल जॉइंडिस होता है। अच्छा, अब न्यूनेटल जॉइंडिस फिजियोलॉजिकल है या पैथोलॉजिकल है, ये कैसे पता चलता है? अगर हमारे पास विद इन 24 आवर आफ्टर बर्थ, यानी कि पहले दिन के अंदर अंदर जो है वो आपको बेबी को जॉइंडिस होता है, तो दिस इज़ पैथोलॉजिकल, दिस इज़ ऑलवेज पैथोलॉजिकल। सही है, ये आपका एग्जाम क्वेश्चन है कि इफ़ द न्यू बॉर्न हैविंग द जॉइंडिस विद इन द 24 आवर आफ्टर बर्थ, दिस इज़ pathological jaundice, because it, and what are the causes of the pathological jaundice in the first 24 hour of life? ABO incompatibility, erythroblastophilitis and RH incompatibility। हमेशा ब्लीडिंग डिसऑर्डर या मिसमैच ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के अंदर जो है वो आपका फर्स्ट डे पर हेमोलिसिस हो जाती है। अगर मदर जो थी वो A पॉजिटिव थी, बच्चा उसका O पॉजिटिव था, इसमें हेमोलिसिस हो जाएगी। मदर नेगेटिव ब्लड ग्रुप की थी, बच्चा पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का था, तो बच्चे में हेमोलिसिस हो जाएगी। तो ये हमारे पास RH इनकम्पैटिबिलिटी और ABO इनकम्पैटिबिलिटी के डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर जॉइंडिस कराते हैं, एंड दिस इज़ द पैथोलॉजिकल जॉइंडिस। और जो आफ्टर 24 आवर जॉइंडिस होता है वो फिर हमारे पास फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस होता है। और फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस की भी वेरियस टाइप्स होती हैं, ब्रेस्ट मिल्क जॉइंडिस होता है और ब्रेस्ट फीडिंग जॉइंडिस होता है। ओके, अब हमारे पास ब्रेस्ट फीडिंग फेलियर जॉइंडिस क्या होता है कि वो मदर्स जिनकी या वो प्री मेच्योर बच्चे जिनकी सकिंग पुअर होती है, या वो मदर जो किसी भी कंडीशन की वजह से अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाती हैं और उनकी इनसफिशिएंट ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन होती है, तो इस कंडीशन में क्या है कि बेबी को ब्रेस्ट मिल्क नहीं मिलता। तो इसमें क्या होता है, इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन बढ़ जाती है। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या होता है बिलिरुबिन की इसमें बिलिरुबिन कम हो जाता है बॉडी के अंदर। ठीक है, बिलिरुबिन जो होता है वो एलिमिनेट नहीं होता, क्योंकि फीडिंग प्रॉपर नहीं है तो स्टूल प्रॉपर नहीं है, स्टूल प्रॉपर नहीं है तो बॉडी से बिलिरुबिन बाहर नहीं गया, बॉडी से बिलिरुबिन बाहर नहीं गया तो बॉडी के अंदर जमा होता गया। दिस इज़ द ब्रेस्ट फीडिंग फेलियर जॉइंडिस। ब्रेस्ट मिल्क जॉइंडिस क्या होता है कि जब हमारे पास अल्फ़ा ग्लूकुरोनाइडेज की जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है ब्रेस्ट मिल्क के अंदर, तो हमारे पास जो है वो कंजुगेशन बढ़ जाती है, डीकंजुगेशन हो जाती है बिलिरुबिन की बहुत ज़्यादा, और इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन हाई हो जाती है, तो इससे हम कहते हैं ब्रेस्ट मिल्क जॉइंडिस। तो ब्रेस्ट फीडिंग जॉइंडिस जो होता है वो बेसिकली फर्स्ट 7 डेज़ के अंदर होता है, और ब्रेस्ट मिल्क जॉइंडिस जो होता है वो आफ्टर 7 डेज़ होता है। ठीक है,
मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि अगर आपका बेबी के अंदर अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देता है और बेसल गैंग्लिया के अंदर जाकर बिलिरुबिन डिपॉजिट होता है। एंड डिपोजिशन ऑफ द बेसल बिलिरुबिन इनटू द बेसल गैंग्लिया कॉजिंग अ कंडीशन कॉल्ड कर्निक टेरेस। और कर्निक टेरेस में क्या होता है, फिट लाइक स्पेस होती है, सीएनएस इन्वॉल्वमेंट होती है, सीजर्स होते हैं। ठीक है, सो अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया के पेशेंट में फोटोथेरेपीज़ की जाती हैं टू डिग्रेड द बिलिरुबिन। ठीक है, और फिर ये बिलिरुबिन डिग्रेड होकर फीसिस में एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो फोटोथेरेपी इज़ द ट्रीटमेंट इन केस ऑफ द फिजियोलॉजिकल ब्रेस्ट मिल्क और द ब्रेस्ट फीडिंग जॉइंटिस। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, फोटोथेरेपी। और आपने ये बात याद रखनी है कि फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस जो होता है वो आफ्टर 24 आवर ऑफ द बर्थ होता है। ठीक है, जबकि विद इन द 24 आवर्स अगर बर्थ है तो वो हेमोलिटिक जॉइंटिस है और उसके कॉजेज़ क्या होते हैं, RH इनकम्पैटिबिलिटी या फिर ABO इनकम्पैटिबिलिटी। और फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस के ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं, फोटोथेरेपीज़ देते हैं। क्या देते हैं, फोटोथेरेपी देते हैं। ठीक है, जो कि आइसोमराइज अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन की प्रोडक्शन को एक्सक्रीट आउट कर देती हैं बॉडी से। ओके देन, अब हम डिस्कस करते हैं बिलियरी अट्रेजिया को। अट्रेजिया का मतलब ये होता है कि किसी भी डक्ट की ऑब्लिट्रेशन। तो बिलियरी अट्रेजिया का मतलब है कि बाइल डक्ट या बिलियरी डक्ट की ऑब्लिट्रेशन हो जाती है और इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बिलिरुबिन जो है वो बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होता है, इसकी एक्सक्रीशन नहीं हो पाती है। ठीक है, तो इसकी एक्सक्रीशन नहीं हो पाती तो लिवर के अंदर तो आपके गॉल ब्लैडर के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपका जो है वो बिलिरुबिन एक्यूमुलेट हो जाता है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं कोलेस्टेसिस। ठीक है, accumulation of bilirubin excess in the bile ducts and bile canaliculi is called the cholestasis। ठीक है, ये ज़्यादातर न्यूबॉर्न में होता है। न्यूबॉर्न में कैसे प्रेजेंट करता है, जॉइंटिस आफ्टर 2 वीक ऑफ लाइफ। ठीक है, इसमें बेबी कैसे प्रेजेंट करेगा, इसमें बिलियस वॉमिटिंग होती है 3rd वीक ऑफ लाइफ पे और जॉइंटिस नज़र आता है आफ्टर 2nd वीक ऑफ लाइफ। यूजुअली जो फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस होते हैं वो 14 डेज़ के अंदर अंदर रिजॉल्व हो जाते हैं। अगर जॉइंटिस परसिस्ट कर जाए फॉर मोर देन 2 वीक और उसके बाद बेबी सिक होने लगे, उसको वॉमिटिंग्स शुरू हो जाए, उसमें हेपेटोमेगैलिया आए, उसमें डार्क यूरिन आए, देन यू मस्ट थिंक फॉर द बिलियरी अट्रेजिया। ठीक है, एंड दिस इज़ द मोस्ट कॉमन रीज़न फॉर द पीडियाट्रिक लिवर ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, इसकी लैब्स में डायरेक्ट बिलिरुबिन और गामा जीटी, क्योंकि इसमें ऑब्स्ट्रक्शन है ना, बाइल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन है, तो इसमें गामा जीटी का लेवल बढ़ जाता है और डायरेक्ट बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है। तो यू नीड टू रिमेंबर दीज पॉइंट्स फॉर द बिलियरी अट्रेजिया। जी, तो ये मैंने कॉपी पेस्ट सिनेरियो उठा के डाल दिया आपके एग्जाम में। यही क्वेश्चन आता है ज़्यादातर बिलियरी अट्रेजिया का कि 6 वीक ओल्ड बेबी, पहले तो आप ये देखें कि ये आफ्टर 3 वीक है। ठीक है, येलो स्किन यानी जॉइंटिस के साथ प्रेजेंट हुआ है, वाइट एंड डार्क पी। ठीक है, वाइट पूप यानी कि क्ले कलर स्टूल, इसमें होता है क्ले कलर येलोइश स्टूल जो होते हैं इसमें होता है। बेबी वॉज फाइन एट द बर्थ बट येलो कलर डिड नॉट गो अवे। ठीक है, यानी कि परसिस्टेंट जॉइंटिस आफ्टर 3 वीक ऑफ द लाइफ एंड डार्क क्ले कलर स्टोल एंड द बिलियस वॉमिटिंग। ये हमारे पास पूरा का पूरा क्लिनिकल सिनेरियो है फॉर द बिलियरी अट्रेजिया। यू नीड टू रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट। मोर एवर यू नीड टू रिमेंबर कि इसमें डायरेक्ट बिलिरुबिन जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, डायरेक्ट बिलिरुबिन कंजुगेटेड होता है, क्योंकि ये पोस्ट हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन आई है, लिवर के बाद आई है, तो जो आपका बिलिरुबिन है वो लिवर से घूमता हुआ आया है, यानी कि कंजुगेट होकर बाहर आया है। तो इसमें हमारे पास डायरेक्ट या कंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया होता है। ओके, अब हम बात करते हैं हेरिडिटरी हाइपरबिलिरुबिनीमियाज़ की। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। तो सबसे पहले आपने देखना है सिग्लर नजार सिंड्रोम और गिलबर्ट सिंड्रोम को। ठीक है, तो सिग्लर नजार सिंड्रोम और गिलबर्ट सिंड्रोम, इन दोनों कंडीशन में क्या होता है, अनकंजुगेटेड या फिर इनडायरेक्ट हाइपरबिलिरुबिनीमिया। सबसे पहले तो आप नोट करें व्हाट आर द हेरिडिटरी कॉजेज फॉर अनकंजुगेटेड या इनडायरेक्ट हाइपरबिलिरुबिनीमिया। अब अनकंजुगेटेड और इनडायरेक्ट हाइपरबिलिरुबिनीमिया बता चुकी हूँ मैं आपको कि इसमें आपका बिलिरुबिन लिवर के पास गया ही नहीं था कि उसकी कंजुगेशन हो। ठीक है, फेल टू गो इनटू द लिवर। सही है, तो इसमें क्या होता है कि एक तो हमारे पास जो है वो डिक्रीज यूडीपी ग्लूकुरोनाइड ट्रांसफरेज होता है। ठीक है, इसकी कंजुगेशन नहीं हुई। कंजुगेशन के लिए कौन सा एंजाइम था, यूडीपी ग्लूकुरोनाइड ट्रांसफरेज। तो अगर यूडीपी ग्लूकुरोनाइड ट्रांसफरेज मौजूद ही नहीं था, लिवर के अंदर एब्सेंट था या बहुत लिटिल अमाउंट में था, तो हमारे पास कंजुगेशन नहीं होती बिलिरुबिन की। तो डिक्रीज यूडीपी ग्लूकुरोनाइड ट्रांसफरेज सीन इन द गिलबर्ट सिंड्रोम वाइल
एब्सेंट यूडीपी ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज सीन इन द सिगलर-नजार सिंड्रोम। क्योंकि यूडीपी ग्लूकुरोनाइल नहीं है तो कंजुगेशन ऑफ बिलिरुबिन नहीं हो रही और हमारे पास अनकंजुगेटेड बिलिरुबिनीमिया में इंक्रीज लेवल ऑफ द इनडायरेक्ट या अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन होगा और ये हेरिडिटरी कंडीशंस हैं। अच्छा जी, अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द गिलबर्ट एंड सिगलर-नजार अगर एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, तो एक बात याद रखें कि अगर आपको इस तरह से कहा जाए कि एक पेशेंट है या एक बच्चा है जिसको जॉइंटिस होता है लेकिन वो फीडिंग नॉर्मल करता है, नॉर्मल ब्रेस्ट फीडिंग ले रहा है, लेकिन उसकी फास्टिंग हो गई क्योंकि 5-6 घंटे उसने फीड प्रॉपर नहीं लिया, या उसको कोई फ़ीवर हो गया या कोई इलनेस हो गई और उसके बाद उसको जॉइंटिस हुआ और उसके बाद वो जॉइंटिस खुद ब खुद रिजॉल्व हो गया, तो दिस इज़ द गिलबर्ट। क्योंकि गिलबर्ट में यूडीपी ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, जबकि सिगलर-नजार सिंड्रोम में क्या होता है, यूडीपी ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज एब्सेंट होता है, तो इसमें कभी भी जो है वो बिलिरुबिन की कंजुगेशन नहीं होती, तो इसमें वेरी सीवियर किस्म का हाइपर बिलिरुबिनीमिया होता है जो कि जाके ब्रेन में बेसल गैंग्लिया के अंदर डिपॉजिट होकर कर्निक टेरेस कराता है और ये वेरी अर्ली इन लाइफ में प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, और न्यूरोलॉजिकल साइंस के साथ प्रेजेंट होता है। ठीक हो गया, तो अब गिलबर्ट सिंड्रोम ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, सिगलर-नजार सिंड्रोम ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। ये इसकी फाइंडिंग्स होती हैं। ठीक है, देन आता है आपके पास डुबिन जॉनसन सिंड्रोम एंड रोटर सिंड्रोम। अब ये होता है कंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आपके बाइल की एक्सक्रीशन डिफेक्ट हो रही है। ठीक है, समथिंग प्रॉब्लम इज इन द बाइल डक्ट या सिस्टिक डक्ट। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो डुबिन जॉनसन सिंड्रोम में क्या होता है, डी फॉर डुबिन जॉनसन, डी फॉर डार्क लिवर, इसमें बहुत ज़्यादा बिलिरुबिन कंजुगेशन होती है और कंजुगेटेड बिलिरुबिन जो है वो एक्सक्रीट नहीं हो रहा है लिवर के अंदर और हिपेटोबिलियरी सिस्टम के अंदर जमा होता जा रहा है। तो यहाँ पे लिवर डार्क ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, डार्क ब्लैक लिवर कलर का क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया था। मुझे अपने एग्जाम की इतनी अच्छी तैयारी थी कि क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से याद थे कि अगर डार्क लिवर होगा, बच्चा होगा, डार्क लिवर होगा और उसमें कंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया होगा तो डुबिन जॉनसन सिंड्रोम। ठीक है, फिर रोटर सिंड्रोम में क्या होता है कि हमारे पास जो है इसमें भी हमारे पास बेबी होगा, बेबी के अंदर जो है कंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया होगा, लेकिन लिवर का कलर जो होगा वो नॉर्मल होगा, रेगुलर इन शेप, रेगुलर इन कलर। तो ये हमारे पास होता है आपका रोटर सिंड्रोम। एंड रोटर सिंड्रोम एंड डुबिन जॉनसन सिंड्रोम दे बोथ आर ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स। ओके, अब हम विल्सन डिजीज़ के ऊपर बात करते हैं। विल्सन डिजीज़ में बेसिकली क्या होता है, हेपेटोसेलुलर डीजेनरेशन होती है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, इम्पेयर्ड कॉपर मेटाबॉलिज्म होता है। मेजर पॉइंट्स बताऊंगी विल्सन डिजीज़ के जो एग्ज़ाम में आते हैं, और एग्ज़ाम क्योंकि आप सबको कुछ ना कुछ इसका पता ही होगा, मैं आपको सिर्फ मेजर पॉइंट्स इसके बताने वाली हूँ जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट है। ठीक है, सबसे पहले विल्सन डिजीज़ आपकी क्या होती है, ये कॉपर मेटाबॉलिज्म डिफेक्ट होता है ड्यू टू द डिक्रीज लेवल ऑफ द सीरम सीरुलोप्लाज्मिन प्रोटीन। सबसे पहले आपने ये बात लिखनी है कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, जीन म्यूटेशन होती है, ATP7B जीन। अब ATP7A जीन होती है जो कि मैंकीज डिजीज़ में होती है, और ATP7B जीन म्यूटेशन होती है जो कि आपके विल्सन डिजीज़ में होती है ऑन क्रोमोसोम नंबर 13। इसमें क्या होता है, कॉपर, आप डाइटरी कॉपर जो होता है ना, वो सीरम सीरुलोप्लाज्मिन में इनकॉर्पोरेट नहीं होता ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ सीरम सीरुलोप्लाज्मिन। तो इसके करेक्टरिस्टिक फीचर सारे आपने याद रखने हैं कि ये डिज़ीज़ जो होती है वो आपके पहले जॉइंट्स को, बोन्स को, किडनीज़ को, ब्रेन को, कॉर्निया को, हर जगह पर जाकर जो है ना कॉपर जो है वो डिपॉजिट होता है। जॉइंट में डिपॉजिट होगा तो डिसआर्थरिया, डिस्टोनिया होगी, अगर ब्रेन में जाकर डिपॉजिट होगा तो ट्रेमर हो जाएंगे, पार्किंसोनिज्म हो जाएगा। इसके अलावा अगर ये कॉर्निया की डेसेट मेम्ब्रेन में जाकर अगर डिपॉजिट होगा तो केजर फिशर रिंग बनेगी, या केजर फिशर रिंग जो होती है ग्रीनिश ब्लूइश सी कॉपर कलर की बड़ी प्यारी सी रिंग बनती है आंखों में। लेकिन ये क्या होता है, ये साइंस ऑफ द लिवर फेलियर है। जब 50% लिवर डैमेज हो जाता है तब जाकर केजर फिशर रिंग जो होती है वो आइज़ के अंदर फॉर्म होती है। इसके अलावा पेशेंट में रीनल डिजीज़ और फेंकनी सिंड्रोम होता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसको ट्रीट किया जाता है चिलेशन से, पेनिसिलामाइन दी जाती है, यानी चिलेशन विद द पेनिसिलामाइन, और ओरल जिंक दिया जाता है। और अगर वर्सन एंड स्टेज लिवर डिजीज़ हो जाए तो फिर लिवर ट्रांसप्लांट किया जाता है।
ओके जी, विल्सन डिजीज़ के बारे में जो क्वेश्चन आते हैं, मैंने सारों को एक जगह लिख दिया है ताकि आपके लिए भी आसानी हो जाए। कि पहली चीज़ तो विल्सन डिजीज़ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें ATP7B जीन म्यूटेशन होती है क्रोमोसोम नंबर 13 के ऊपर, ज़्यादातर गर्ल्स में होता है, फैमिली हिस्ट्री एसोसिएट करती है। इसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ कॉपर जो है वो हमारे पास बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है। कहाँ पे? लिवर में, बेसल गैंग्लिया में एंड डिसेंट मेम्ब्रेन ऑफ कॉर्निया, किडनी एंड बोन में। ठीक है, कॉपर जो होता है एक फ्री रेडिकल होता है जो कि सेल डैमेज कराता है। ठीक है, ज़्यादातर ये जो होता है 3 से 5 साल के बच्चों में नज़र आता है। इसमें होता क्या है, इसमें हमारे पास जो है वो कॉपर का लेवल बॉडी में इंक्रीज़ होता है और सीरम सिरोलोप्लाज्मिन का लेवल बॉडी में डिक्रीज़ होता है। ठीक है, और ये इसमें जॉइंटस होता है लेकिन ये कूम्स नेगेटिव होता है। ठीक है, अच्छा, इसमें मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट जो होता है वो आपका लिवर बायोप्सी है। बेस्ट इनिशियल टेस्ट जो होता है वो सीरम सिरोलोप्लाज्मिन है। और जो है इसमें एक इनिशियल टेस्ट 24 आवर यूरिनरी इसमें इनिशियल टेस्ट जो है ना, प्लीज़ यहाँ पे करेक्शन कर लें। इसमें इनिशियल टेस्ट जो होता है वो 24 आवर यूरिनरी कॉपर एक्सक्रीशन है और स्क्रीनिंग टेस्ट जो है इसमें वो सीरम सिरोलोप्लाज्मिन लेवल है। तो ये इसके इम्पॉर्टेंट MCQ पॉइंट्स हैं। देन इसका ट्रीटमेंट जो होता है इसमें चिलेटिंग एजेंट पेनिसिलामाइन यूज़ किया जाता है। जिंक को यूज़ किया जाता है टू रिड्यूस द कॉपर एब्जॉर्प्शन। इसके बाद इसमें विटामिन B6 को यूज़ किया जाता है टू प्रिवेंट द ऑप्टिक न्यूराइटिस ड्यू टू द पेनिसिलामाइन। ठीक है, फैमिली स्क्रीनिंग करना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के क्वेश्चन क्या क्या हैं? ATP7B जीन म्यूटेशन, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, copper deposit in the descent membrane of the cornea, best initial test is 24 hour urinary copper, screening test serum ceruloplasmin test, most accurate test liver biopsy, increase copper in the blood, decrease serum ceruloplasmin। ठीक है, ये सारे के सारे इसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन हैं। और चिलेटिंग एजेंट या ट्रीटमेंट के तौर पे हम यूज़ करते हैं पेनिसिलामाइन। और पेनिसिलामाइन जो होता है वो ऑप्टिक न्यूराइटिस कराता है, इसको रिड्यूस करने के लिए हम विटामिन B6 यूज़ करते हैं। तो this is all about the Wilson disease question for your exam। देन आपके पास एक और कंडीशन आ जाती है हीमाक्रोमेटोसिस। ठीक है, हीमाक्रोमेटोसिस में क्या होता है कि आयरन का लेवल या हीमोसिड्रिन या फेरेटिन का लेवल जो होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो जाता है इन द बॉडी एंड इट इज़ ऑलवेज ड्यू टू सेकेंडरी। ठीक है, इसमें ज़्यादातर कोई और डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से फेरेटिन बॉडी में बढ़ जाता है। जैसे कि थैलेसीमिया के पेशेंट में जो है वो रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन्स की वजह से जो है वो ट्रांसफेरिन सेचुरेशन इंक्रीज़ हो जाती है और फेरेटिन का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है, आयरन एक्यूमुलेट होता है और फेरेटिन बढ़ जाता है। ठीक है, इसके अलावा हीमोसिड्रोसिस में जो होता है वो बहुत ज़्यादा जो है वो आयरन एक्यूमुलेशन हो जाती है इन द वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी, या फिर फेरेटिन एक्यूमुलेशन हो जाती है इन द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। इसमें जो जीन म्यूटेशन होती है दैट इज़ HEF जीन म्यूटेशन होती है। प्रेजेंट्स जो होता है ये आफ्टर 40 ईयर ऑफ एज में होता है। ठीक है, इसको जो है ना वो ब्रॉन्ज डायबिटीज़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रॉन्ज डायबिटीज़। ठीक है, इसका क्लासिक ट्राइड होता है लिवर सिरोसिस, डायबिटीज़ मेलाइटिस और स्किन पिगमेंटेशन का। क्योंकि इसमें डायबिटीज़ भी होती है, लिवर सिरोसिस भी होती है और स्किन डार्क कलर की हो जाती है, तो इसे ब्रॉन्ज डायबिटीज़ कहते हैं। ठीक है, इसमें रिस्ट्रिक्टिव कार्डियक मायोपैथी और डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, हाइपोगोनेडिज्म हो जाता है। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा कैन कॉज द डेथ इन दिस पेशेंट। ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है कि इनको आयरन लॉस करवाया जाता है बॉडी से बाय रिपीटेड फ्लेबोटमी और आयरन चिलेशन ड्रग्स यानी कि डिफ्रॉक्सामिन जो है इनको दी जाती है। अब एग्ज़ाम के क्वेश्चन कैसे आते हैं हीमोक्रोमेटोसिस से? हीमोक्रोमेटोसिस का सिनेरियो इस तरह से एग्जाम में आता है कि कोई मेल पेशेंट होगा जो कि 40 ईयर अबव होगा, उसको डायबिटीज़ भी होगी, उसको हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन भी होगी, प्लस उसको जो है वो हाइपोगोनेडिज्म यानी इंटीमेसी प्रॉब्लम होंगी विद द पार्टनर्स, और जो है प्लस में उसका सीरम फेरेटिन लेवल बहुत ज़्यादा एक्सेस में होगा। तो ये हमारे पास क्लासिकल सिनेरियो होता है। इसमें जॉइंट इन्वॉल्वमेंट भी होती है, क्रॉनिक फटीग एंड जॉइंट इन्वॉल्वमेंट भी होती है। तो दिस इज़ द क्लासिकल सिनेरियो फॉर द हीमोक्रोमेटोसिस। इसमें हमारे पास ट्रीटमेंट क्या देते हैं? डिफ्रॉक्सामिन आयरन चिलेटिंग एजेंट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हीमोक्रोमेटोसिस।